हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम इंसोलेशन पे बात करेंगे, अर्थात सूर्य तप। देखिए, पृथ्वी पर जो मौलिक स्रोत हैं, एनर्जी के जो सबसे मूलभूत स्रोत हैं वो कौन से हैं, उन पे अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर ऊर्जा यानी एनर्जी के मौलिक स्रोत यानी सबसे मूलभूत मौलिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको 3 स्रोत निकल करके आते हैं कि 3 स्रोत ऐसे हैं जो सबसे मौलिक हैं। सबसे पहला है सूर्य। सूर्य से प्राप्त होता है सूर्य तप यानी कि इंसोलेशन, यानी कि आप कह सकते हो सूर्य तप, इंसोलेशन। एक तो ये है। दूसरा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जिसको आप बोलते हो ग्रेविटी। ग्रेविटी से भी हमें एनर्जी मिलती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो स्रोत है एनर्जी का, वो है इंडिजिनस फोर्सेस यानी कि अंतर्जात बल। अंतर्जात बल, पृथ्वी के अंतर्जात बल। इंडोजेनेटिक फोर्सेस। ये 3 स्रोत हैं जो सबसे मौलिक हैं पृथ्वी पे। लेकिन इसमें इन तीनों में जो सबसे प्रमुख स्रोत है एनर्जी का हमारे अर्थ पे, वो है सूर्य से प्राप्त होने वाला इंसोलेशन। यही सबसे प्रमुख स्रोत है। अगर हम क्लाइमेटोलॉजी की बात कर रहे हैं, जलवायु विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो जो ये पहला स्रोत हमने बताया इंसोलेशन, इसको समझना जरूरी है क्योंकि पृथ्वी पर पूरे जलवायु का निर्धारण सूर्य के द्वारा प्राप्त होने वाले सूर्य तप के द्वारा ही डिसाइड होता है। तो साइंस कहती है कि अगर कोई भी चीज़ गर्म है तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करती है, रेडिएशन के रूप में एनर्जी छोड़ती है। और जो वस्तु जितना ज़्यादा गर्म होगी उससे निकलने वाला रेडिएशन उतना ही लघु तरंग दैर्ध्य का होगा। तो देखिए, जो सन है वो सन अपनी एनर्जी को लघु तरंग दैर्ध्य यानी शॉर्ट वेव्स के रूप में छोड़ता है। ये है सन। सन चूँकि बहुत ही गर्म है, अभी हम बात करेंगे कि सन में इंसोलेशन कहाँ से जनरेट होता है। जो सूरज है, सूरज से एनर्जी रेडिएशन के रूप में निकलती है चारों तरफ, यानी कि जो भी गर्म वस्तु होगी वो अपनी एनर्जी को रेडिएशन के रूप में छोड़ती है। इसको क्या कहते हैं? रेडिएशन, यानी कि विकिरण। हिंदी में इसे विकिरण कहेंगे। विकिरण के रूप में अपनी एनर्जी को छोड़ती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोलर रेडिएशन, सौरिक विकिरण क्या है, तो आप कहोगे कि सूर्य के द्वारा जो एनर्जी अपने चारों तरफ छोड़ी जाती है वह विकिरण के रूप में होती है, रेडिएशन के रूप में होती है, और उसको हम क्या कहते हैं? सौरिक विकिरण या सोलर रेडिएशन। तो फिर इंसोलेशन क्या है? दोनों ही शब्दों में अंतर है। एक तो आपका हो गया सौरिक विकिरण। सौरिक विकिरण यानी कि सूर्य से निकलने वाली एनर्जी, सूर्य से निकलने वाला विकिरण है ये विकिरण चारों तरफ जो है निकलता है, और इसी के द्वारा सूरज में जो एनर्जी जनरेट होती है वो चारों तरफ फैलती है। अब इसमें यहाँ पे है अर्थ। ये मान लेते हैं कि ये अर्थ है, तो इसमें से कुछ एनर्जी रेडिएशन के रूप में ही अर्थ की तरफ आती है। तो जो रेडिएशन पृथ्वी की तरफ आती है यानी पृथ्वी पर पहुँचती है, उस रेडिएशन को कहा जाता है इंसोलेशन।
तो यहाँ पर सौरिक विकिरण यानी सोलर रेडिएशन दूसरी चीज हो गई। अब सोलर रेडिएशन का ही जो पार्ट पृथ्वी की तरफ आता है उसे सूर्यातप कहा जाता है। सूर्यातप या इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है? पृथ्वी पर आने वाला सौरिक विकिरण। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म ही होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि सोलर रेडिएशन क्या है। सूर्य से निकलने वाला विकिरण है, जो एनर्जी है रेडिएशन के रूप में निकलती है, उसको हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। उस सोलर रेडिएशन का जो पार्ट पृथ्वी पर पहुंचता है, पृथ्वी की तरफ आता है, उसको इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी कि पृथ्वी पर आने वाला सौरिक विकिरण, या इसे हिंदी में शब्द दिया जाता है सूर्यातप। सूर्यातप कहा जाता है। अब देखिए, जब पृथ्वी पर ये रेडिएशन पहुंचेगा तो चूंकि इसमें एनर्जी है, पृथ्वी को गर्म करेगी, और पृथ्वी जब गर्म होगी तो जैसा पहले हमने बताया अभी कि जो भी वस्तु गर्म होगी वो अपनी एनर्जी को रेडिएशन के रूप में छोड़ेगी। तो पृथ्वी भी जब गर्म हो जाएगी तो उस हीट को रेडिएशन के रूप में बाहर निकालेगी। तो सूर्य से निकलने वाला रेडिएशन और पृथ्वी से निकलने वाला रेडिएशन, दोनों में अंतर क्या है? तो जो सूर्य से निकलने वाला रेडिएशन है, यानी ये विकिरण है, जो विकिरण ये लघु तरंग दैर्ध्य का है। लघु तरंग दैर्ध्य, शॉर्ट वेव्स। और जो पार्थिव विकिरण है ये है सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन, सौरिक विकिरण। और जो पृथ्वी से विकिरण निकलता है उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, हिंदी में कहते हैं पार्थिव विकिरण। ये होता है दीर्घ तरंग दैर्ध्य। दीर्घ तरंग दैर्ध्य का विकिरण होता है। ये लघु तरंग दैर्ध्य और दीर्घ तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या है? देखिए, पहले हमने जो इसका फैक्ट बताया आपको कि जो वस्तु जितना ज़्यादा गर्म होगी उससे जो विकिरण निकलेगा वो उतना ही ज़्यादा शार्ट होगा, छोटा होगा, शार्ट वेवलेंथ का होगा। और जब कम गर्म वस्तु होगी रेडिएशन वो भी निकालेगी, लेकिन उसका जो विकिरण होगा वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाला होगा। लघु तरंग दैर्ध्य का मतलब है ये इस तरह से तरंग चलती है, और जो पार्थिव विकिरण है वो इस तरह से चलता है। आप अंतर दोनों में देख रहे हैं। साइंस में आप जो है इसको पढ़ते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं, उसको साइंस में आप पढ़िएगा। तो इस प्रकार से दोनों के रेडिएशन में अंतर है, और इसी वजह से जब हम आगे क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वायुमंडल को गर्म करने में दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली किरणों का ज़्यादा योगदान होता है। इस चीज़ को बिल्कुल आप गांठ बांध लें, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारा वायुमंडल सूर्य से आने वाली विकिरण से ज़्यादा गर्म होता है या पृथ्वी से जब विकिरण निकलती हैं उससे ज़्यादा गर्म होता है। तो हमको अगर ये बात पता रहेगी कि वायुमंडल को गर्म करने में दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली किरणों का ज़्यादा योगदान होता है, तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी से निकलने वाला विकिरण वायुमंडल को ज़्यादा गर्म करता है। गर्म ये भी करता है, लेकिन अपेक्षाकृत पृथ्वी ज़्यादा योगदान करती है इसमें। तो सौरिक विकिरण और सूर्यातप को आपने समझ लिया। अब हम इंसोलेशन पे पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, क्या है इंसोलेशन और इसका हमारे जलवायु विज्ञान में क्या महत्व है, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी होगी कि सूर्य में ये विकिरण कैसे बन रहा है, किस प्रकार से ये जनरेट होता है। तो पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा, सूर्य में ऊर्जा उत्पादन कैसे होता है। क्योंकि अगर सूर्य में ऊर्जा उत्पादन को हम नहीं समझेंगे तो फिर आगे जो मौसमी दशाएं हैं उस पर हम इसका क्या प्रभाव है, कैसे उसको नियंत्रित किया जा सकता है, क्या क्या इम्पैक्ट है, वितरण कैसे है, इन चीज़ों पर हमें दिक्कतें आएंगी।
तो सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन हम देखेंगे, कैसे एनर्जी बन रही है। फिर हम देखेंगे कि वो एनर्जी पृथ्वी तक कैसे आ रही है, किस किस प्रकार से आ रही है, और पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मात्रा में आ रही है, और इसी वजह से हर एक स्थान पर अलग अलग प्रकार के मौसम या जलवायु कंडीशंस होती हैं। तो पहले हम सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन देखें कैसे होता है। तो आपको पता है कि सन का जो सबसे सेंटर पार्ट होता है, ये सबसे सन का केंद्र भाग होता है, जिसको कहते हैं कोर। इसको कहते हैं कोर। कोर में क्या होता है, कोर के अंदर सूरज जो निर्मित है वो हाइड्रोजन से निर्मित है, और हाइड्रोजन का संलयन होता है कोर में। तो कोर भाग में क्या होता है, हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन और इस संलयन से क्या बनता है, हीलियम। हीलियम प्लस ऊर्जा, दोनों चीज़ों का निर्माण होता है, यानी कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल करके बनाते हैं हीलियम प्लस एनर्जी। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। तो देखिए 1:2 2He4, अगर केमिकल रूप से लिखेंगे तो 1:2 2He4। हमने इसको सिर्फ सिंबल के तौर पे लिखा कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाता है, और ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। क्या है, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन हो या नाभिकीय संलयन हो, दोनों ही प्रक्रियाओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा सन में भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। जब हमारा ब्रह्मांड बना उस समय हाइड्रोजन गैस के बहुत बड़े बड़े बादल थे। उन्हीं बादलों से तारों का निर्माण हुआ, यानी सूरज जैसी जो संरचनाएं हैं उनका निर्माण हुआ। तो शुरुआत में यहाँ पर हाइड्रोजन की ही अधिकता है, और जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाइड्रोजन एक जगह पर आ गई तो उसमें दबाव बढ़ा। दबाव बढ़ने की वजह से तापमान भी बढ़ जाता है, और उस तापमान की वजह से हीलियम का निर्माण होना शुरू हो गया। यानी हाइड्रोजन जब बहुत बहुत पास आई तो उसका संलयन प्रारंभ हो गया और उससे हीलियम का निर्माण शुरू हो गया। धीरे धीरे हाइड्रोजन से हीलियम बनती जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी और तारा मर जाएगा। तो कोर में क्या हो रहा है, सूरज के कोर में, ये कहाँ हो रहा है, कोर में। कोर में अब यहाँ पर अगर एनर्जी बनेगी तो क्या ये कोर में ही एनर्जी इकट्ठा रहेगी? नहीं रहेगी। ये एनर्जी रेडिएशन के रूप में निकलना प्रारंभ हो जाएगी। जैसा अभी हमने पहले बताया कि कोई भी वस्तु अगर गर्म होगी, एनर्जी वहाँ पर होगी तो वो रेडिएशन के रूप में बाहर निकलेगी। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन के रूप में कोर के बाहर ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, उसको कहते हैं रेडिएशन जोन। इसको बोलते हैं रेडिएशन जोन या रेडिएशन मंडल। यानी कि सूर्य के बाहर, कोर के बाहर एक और परत होती है जिसको बोलते हैं रेडिएशन मंडल। क्यों रेडिएशन मंडल बोलते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर हम सन का स्ट्रक्चर नहीं समझा रहे हैं, लेकिन चीज़ें पीटी में पूछी जाएंगी आपसे, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। सन के चैप्टर में आपसे पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि आखिर ये सूर्यातप का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, कहाँ से आ रहा है सूर्यातप। तो सूर्यातप आप देख रहे हैं कि इसका उत्पादन सूर्य के केंद्र में हो रहा है। यहाँ से रेडिएशन निकलती है, इसको रेडिएशन जोन बोलते हैं। फिर ये संवाहन के द्वारा यानी कन्वेक्शन के द्वारा संवाहन मंडल में होते हुए बाहर आती है। यानी रेडिएशन के जोन के बाहर जो अगला स्तर है उसको बोलते हैं संवाहन मंडल या कन्वेक्शन जोन। संवाहन मंडल में होकर के ये रेडिएशन फिर और आगे आ रही हैं। देखिए कहाँ बन रही हैं और धीरे धीरे यहाँ से ये इस तरह से बाहर की तरफ मूव हो रही हैं। इसमें लाखों वर्ष का समय लगता है। ऐसा आप न सोचिएगा कि आज यहाँ पे हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनी और वो तुरंत बाहर आ गई, ऐसा नहीं है। जो एनर्जी बाहर से निकल रही है वो लाखों वर्ष पहले इस कोर में बनी थी
और वो धीरे धीरे बढ़ती हुई रेडिएशन जोन, फिर संवहन मंडल, फिर आगे आकर के बाहर निकलती है। तो आज सूरज से जो एनर्जी निकल रही है वो काफ़ी पहले जनरेट हुई होगी। तो रेडिएशन जोन के बाद में संवहन मंडल, और संवहन मंडल के बाहर जो सबसे सूरज की बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर फोटोस्फीयर सूरज का सबसे बाहरी सतह होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सूरज का सबसे बाहरी स्तर कौन सा है, तो वो है फोटोस्फीयर। अब यही फोटोस्फीयर से चारों तरफ ये रेडिएशन, विकिरण निकलना शुरू हो जाता है। इस तरह से चारों तरफ ये विकिरण निकलना शुरू हो जाता है। तो फोटोस्फीयर क्या है, देखिए फोटोस्फीयर, अगर फोटोस्फीयर की बात करें तो ये है सूर्य की बाहरी सतह। देखिए अभी इस फोटोस्फीयर के ऊपर भी 2 लेयर और अभी हम बताएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि सूर्य की सबसे बाहरी सतह कौन सी है, तो है फोटोस्फीयर। इसको प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल सूर्य की बाहरी सतह है और यहाँ पर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सूर्य की सतह पर होता है, और इतने अधिक तापमान की वजह से चारों तरफ रेडिएशन निकलना प्रारंभ हो जाता है। और इसके बाहर का जो वायुमंडल है, अब इसके बाहर एक वायुमंडल है, जैसे हमारे पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल होता है, वैसे ही सूरज के चारों तरफ भी तो हाइड्रोजन आदि गैसों का वायुमंडल है। हालांकि वहाँ पर हमारे पृथ्वी की तरह की गैसें नहीं हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है। तो ये वायुमंडल भी तो गर्म हो जाएगा, धधकने लगेगा, जलने लगेगा। यहाँ का हाइड्रोजन बहुत गर्म होकर के सर्कुलेट करने लगता है, मूव करने लगता है, एक पवन चलने लगती है जिसको सौर पवन कहते हैं। यानी कि फोटोस्फीयर के बाहर का वायुमंडल इतना गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से ये पवन के रूप में यानी चारों तरफ मूव करने लगता है, सौर पवन कहते हैं उसको। तो इस जो ये बाहर का वायुमंडल है इसको कहते हैं क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर क्रोमोस्फीयर क्या है, ये फोटोस्फीयर के बाहर होता है। फोटोस्फीयर के बाहर गर्म वायुमंडल है, गर्म वायुमंडल, यानी कि ये सूरज की सतह नहीं है, सतह फोटोस्फीयर ही है यहाँ तक, और इसके बाद में गर्म वायुमंडल क्रोमोस्फीयर है। क्रोमोस्फीयर में सौर पवन चलती रहती हैं। यहाँ पर क्या चलती रहती हैं, सौर पवन, सोलर विंड्स। देखिए बहुत से क्वेश्चन आपके यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। इसी में आपसे पूछा जाए सौर पवन क्या है, तो क्रोमोस्फीयर में गर्म गैसों की पवनें सौर पवन कहलाती हैं। और यही सौर पवन कभी कभी कहीं कहीं पर इतना ज़्यादा विस्फोट या विक्षोभ हो जाता है जिसकी वजह से ये इस तरह से बाहर फैल जाती हैं, बाहर की तरफ लाखों किलोमीटर तक। इस तरह से यही सौर पवन यानी कि ये जो गर्म गैसें हैं ये बाहर की तरफ विस्फोटित हो जाती हैं, और उस विस्फोट से ये गैसें लाखों किलोमीटर दूर तक चली जाती हैं एक ज्वाला के रूप में, जिसको कहते हैं सोलर फ्लेयर, सौर ज्वाला। यानी कि ये क्या है, सौर ज्वाला, सोलर फ्लेयर। तो क्रोमोस्फीयर में ही ये तीनों चीज़ें घटित होती हैं। सोलर पवन भी वहीं पर होती है, अगर पवन बाहर की तरफ विस्फोटित हो जाती है तो उसको सोलर फ्लेयर कहते हैं। और ये सोलर फ्लेयर कभी कभी पृथ्वी के चुंबकीय मंडल तक भी आ जाती है, तब हम उसको पढ़ते हैं अरोरा के रूप में, उसको अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रालिस। आप कमेंट करके बताएं कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। तो सौर पवन आपने देखा। अब इसके बाहर भी एक परत होती है। इस सोलर पवन यानी क्रोमोस्फीयर के बाहर भी एक और स्तर होता है जिसको बोलते हैं कोरोना।
इसको क्या बोलते हैं? कोरोना। अभी इसको पूरा सिस्टम आप समझ जाएंगे, बहुत इजी है ये इसके बाहर है कोरोना। कोरोना महामारी जो इस समय चल रही है उससे लेना देना इसका नहीं है। ये है कोरोना। ये क्या है? ये है क्रोमोस्फीयर के बाहर, क्रोमोस्फीयर के बाहर एक चमकदार स्तर। बहुत चमकदार होता है ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धधकती हुई गैसें हैं जिसकी वजह से ये एक चमकदार स्तर होता है। जब सूर्य ग्रहण होता है, सोलर इक्लिप्स होता है, उस समय आप देखते हो कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो तो आपको एक रिंग के रूप में बाहर यही कोरोना जो है चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, एक रिंग के रूप में। तो अब यहाँ पर आप स्तर अगर देखें तो कोर है, कोर में एनर्जी फॉर्मेट होती है, यहाँ से रेडिएशन के रूप में ये रेडिएशन जोन में आ जाती है। रेडिएशन जोन के बाद में संवाहन के रूप में ये एनर्जी बाहर फेंकी जाती है फोटोस्फीयर में, और फोटोस्फीयर से ये एनर्जी चारों तरफ रेडिएशन के रूप में निकलने लगती है, जिस वजह से बाहर का वायुमंडल बहुत गर्म हो जाता है, जिसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं, और गर्मी की वजह से इसमें पवनें, विंड्स चलने लगती हैं, जिनको सोलर विंड्स कहा जाता है। कभी कहीं कहीं पर अत्यधिक गर्मी या विस्फोट की वजह से ज्वालाएं बहुत दूर तक बाहर निकलती हैं, जिनको सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है, सौर ज्वालाएं कहा जाता है। क्रोमोस्फीयर के बाहर भी एक चमकदार परत होती है, निर्माण हो जाता है, जिसको कहते हैं कोरोना, क्योंकि बहुत सा रेडिएशन चारों तरफ निकलता है, जिससे एक और लेयर का निर्माण होता है, जिसको कोरोना कहते हैं। ये सब गैसियस रूप में है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है सबसे बाहरी परत तो फोटोस्फीयर को टिक करेंगे, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होता है। अब सूरज की इस सतह में, फोटोस्फीयर में, हर एक जगह पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नहीं होता है। कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि वहाँ पर कम तापमान भी होता है, तो उनको कहते हैं सौर कलंक। तो फोटोस्फीयर जो होता है इसमें कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, उनको कहते हैं सौर धब्बा, सन स्पॉट या सौर कलंक। तो ये सौर कलंक कहाँ होता है? ये फोटोस्फीयर वाली परत में होता है, इसको कहते हैं सौर कलंक। सौर कलंक या सन स्पॉट। अब सूर्य वाले चैप्टर में आप इसको पढ़ लीजिएगा भूगोल में, कि ये सूर्य सन स्पॉट क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में वहाँ समझाई हुई हैं। तो ये सौर कलंक क्या होते हैं? यहाँ पर अपेक्षाकृत 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम होता है। यानी कि अगर अन्य जगह पर तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस जगह पर तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दीजिए, यानी लगभग 4500-4600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। यहाँ पे तापमान कम होता है। ये चीज़ें इसलिए आपको बताई इस चैप्टर में, क्योंकि इसका हमारे पृथ्वी के जलवायु पर फर्क पड़ेगा। जब भी सोलर करंट की संख्या घटेगी बढ़ेगी, जिसको सौर चक्र हम पढ़ेंगे आगे, तो उसका फर्क हमारी जलवायु पर पड़ता है। सौर ज्वाला, सौर ये जो विंड्स हैं, इन सब का भी फर्क हमारे भारत या हमारे जो पृथ्वी है उसके मौसमी दशाओं पर पड़ता है। कितना ज़्यादा सूर्य से सूर्य तप पृथ्वी पर आ रहा है, उसका सीधा सा फर्क यहाँ की जलवायु पर पड़ता है। तो यहाँ पर हमने सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन देख लिया है। अब इस उत्पादन होने के बाद में ये पृथ्वी तक आता कैसे है? तो देखिए, यहीं पर आप छोटी सी बात को समझें कि यहाँ से निकलती हैं रेडिएशन, यानी कि विकिरण। यहाँ से विकिरण निकलती हैं। विकिरण किस रूप में चलती हैं? फोटान के रूप में। फोटान के रूप में, यानी कि जो सूर्य से निकलने वाला विकिरण है, जो लघु तरंग दैर्घ्य का, जैसे हमने बताया, लघु तरंग दैर्घ्य, शॉर्ट वेवलेंथ वाला जो विकिरण है, वो किस रूप में चलता है? तो वो चलता है फोटान के रूप में। फोटान आप एक समझ लीजिए बंडल है,
एक पैकेट है, एक गाड़ी है जो सूर्य के विकिरण को लेकर के चलती है। यानी कि एक सूर्य विकिरण भी किसी कण से ही तो आ रहा है, तो वो जो कण है, छोटा से छोटा कण जो विकिरण को लेकर के आ रहा है, वो कहलाता है फोटान। इसी फोटान में विकिरण के जितने भी पार्ट हैं वो सब रहते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे कि ये विकिरण पृथ्वी तक कैसे आता है और इस विकिरण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कितने प्रकार की किरणें या क्या क्या होता है। तो सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन आपने पढ़ लिया, सौर कलंक वगैरह के विषय में जान लिया। एक और चीज़ जान ले, जिस प्रकार से ये थोड़ा सा स्पॉट वाले क्षेत्र होते हैं, उसी प्रकार से कहीं कहीं पर आपके चमकदार क्षेत्र भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कम चमक है तो यहाँ पर ज़्यादा चमकदार क्षेत्र होते हैं। तो इसको भी आप एक जगह नोट कर लें कि ये ज़्यादा चमकदार वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं। ये सौर कलंक हैं और ये जो रेड से बनाया ये है फैकुला। फैकुला यानी कि ये चमकदार क्षेत्र होते हैं, चमकदार क्षेत्र। जिस प्रकार से कहीं पर कम तापमान वाले क्षेत्र हैं, उसी प्रकार से बीच बीच में ज़्यादा चमकदार वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर जो है ज़्यादा चमक दिखाई पड़ती है, उनको कहते हैं फैकुला। और जहाँ पे कम चमक है, ठंडे क्षेत्र हैं, वो कहलाते हैं सन स्पॉट। यहाँ पर आगे आपको हम एक चीज़ और आपको बताएंगे कि जब सौर कलंक ज़्यादा होते हैं तो उसमें रेडिएशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा निकलता है या कम निकलता है। ये एक डिस्कशन का विषय है, इसको समझिएगा आप बाद में। तो ये चीज़ आपने पढ़ ली। इसके बाद हम देखते हैं कि ये रेडिएशन पृथ्वी तक किस रूप में कैसे आता है। दो तीन चीज़ें आपको यहाँ बिल्कुल याद रखनी है कि सूर्य से एनर्जी हमारी पृथ्वी तक विकिरण के रूप में आती है, रेडिएशन के रूप में आती है। और वो रेडिएशन किस रूप में चलता है, फोटान के रूप में चलता है। देखिए, ये है सन, ये है सन। सन की सतह से क्या निकल रहा है, लघु तरंग दैर्ध्य। लघु तरंग दैर्ध्य का विकिरण, शॉर्ट वेवलेंथ वाला रेडिएशन निकल रहा है। और ये रेडिएशन किस रूप में है, फोटान के रूप में है, फोटान के रूप में। अब इस फोटान के रूप का जो स्पेक्ट्रम है, इसका अगर हम स्पेक्ट्रम निकालें, यानी इसके अंदर कितनी प्रकार की किरणें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं एक सोलर रेडिएशन में, तो हमें क्या निकल के आएगा रिजल्ट, इसको देखते हैं। देखिए, अब देखिए, सब पूरा का पूरा विकिरण पृथ्वी की तरफ नहीं चला जाता है। आपको पता है पृथ्वी तो किसी एक दिशा में है ना, सूर्य से तो चारों दिशा में विकिरण निकल रहा है, और जितना पृथ्वी की तरफ जा रहा है उसी को हम इंसोलेशन कह रहे हैं। ये कितना जाता है, ये अगर हम बात करें कि सूर्य से निकलने वाले टोटल रेडिएशन का कितना प्रतिशत पृथ्वी की तरफ जाता है, कितना, तो 2 अरबवां हिस्सा। यानी कि सूर्य से जितना विकिरण निकलता है उसमें से 2 अरबवां भाग पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी यानी कि सूरज से जितनी टोटल एनर्जी निकलती है उसका 2 अरब टुकड़ा कर दीजिए, फिर उसमें से एक टुकड़ा जो है वो पृथ्वी की तरफ आता है। वही इंसोलेशन है, वही है सूर्य तप जो पृथ्वी की तरफ जा रहा है। अब ये किस रूप में है, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो सूर्य से निकलने वाला विकिरण है वो कौन सी तरंगे हैं, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, लघु तरंग दैर्ध्य की, फोटान के रूप में आ रही हैं। और इसका हम स्पेक्ट्रम देखने जा रहे हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब है इसको हम देखने जा रहे हैं कि इस विकिरण में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली चीज़ है इसमें एक्स और गामा किरणें। एक्स एंड गामा रेज जो है वो इसमें है। एक्स और गामा किरणें जो होती हैं वो 0.001 से लेकर के 0.02 माइक्रोन इनकी जो है तरंग दैर्ध्य होती है। तरंग दैर्ध्य यानी आप देख रहे हो
कि एक्स और गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, 0.0001 माइक्रोन से लेकर के 0.02 माइक्रोन तक होती है, यानी बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की किरणें हैं। तो क्या ये किरणें जो निकल रही हैं वो पृथ्वी तक पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, इस पर हम बात करेंगे अभी। इसके बाद में आप देखोगे अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणें इसी में होती हैं, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, सॉरी ये 0005 से लेकर के हैं, 5 से 0002 तक। अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वो इसके आगे, यानी कि इनकी तरंग दैर्ध्य जो है वो 0.02 से लेकर के 0.4 तक है माइक्रोन। ये हो गई आपकी पराबैंगनी किरणें। इसे एक फोटान में दोनों चीज़ें हैं, अल्ट्रावायलेट भी हैं, एक्स गामा किरणें भी हैं, और इसके बाद में आता है आपका दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का जो तरंग दैर्ध्य है वो 0.4 से लेकर के 0.7 माइक्रोन तक होता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे तरंग दैर्ध्य जो है वो बढ़ती जा रही है। तो क्या ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य हो गया? नहीं, ये सब कुछ लघु तरंग दैर्ध्य का ही है, लेकिन लघु में भी ये सबसे लघु है, ये उसके बाद, और ये उससे बड़े। कभी आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है कि इनको जो है बढ़ती तरंग दैर्ध्य के क्रम में व्यवस्थित करिए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए, तो एक्स और गामा सबसे ज़्यादा लघु तरंग दैर्ध्य की किरणें होती हैं। और ये दृश्य प्रकाश है। दृश्य प्रकाश का मतलब होता है कि जो हमको दिखाई पड़ सकता है। हमारी आँखें एक निश्चित तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों को ही देख सकती हैं, उससे कम या ज़्यादा नहीं। तो दृश्य प्रकाश की जो लिमिट है वो 0.4 माइक्रोन से लेके 0.7 माइक्रोन वेवलेंथ की जो तरंगें होती हैं वो हम आँखों से देख सकते हैं। इसीलिए हम इससे छोटी पराबैंगनी किरणों को नहीं देख सकते, और उससे ही छोटी एक्स और गामा किरणों को भी आप नहीं देख सकते। जैसे कि एक्स किरणें आप देखते होंगे, जो एक्सरे, जब आप जांच करवाते हो, एक्सरा करवाते हो हड्डियों का, तो वहाँ पर एक्स किरणें छोड़ी जाती हैं। वो एक्स किरणें आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं, जबकि वो आपके सीने का इमेज ले लेती हैं। तो इसका मतलब यह है कि छोटी तरंग दैर्ध्य की किरणें हम नहीं देख सकते। लेकिन जब आप कैमरे का फ्लैश जलाते हो जो आपकी पिक्चर लेता है, तो वहाँ पर जो लाइट चमकती है वो दृश्य प्रकाश वाली लाइट है, यानी 0.4 से 0.7 माइक्रोन तक वाली लाइट है, वो हमको चमकती हुई दिखाई पड़ जाती है। तो सूरज से जो विजिबल लाइट है वो हमको दिखाई पड़ती है। इसके बाद में जो इससे बड़ी तरंग दैर्ध्य की तरंगें हैं वो भी हम नहीं देख सकते हैं। इसके बाद आती हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड किरणें। इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो इससे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य की हैं, यानी 0.7 से लेकर के 3.0 तक आ गए आप। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड आपने देखा होगा जो रिमोट कंट्रोल वगैरह में होता है, इस पे भी हम बात करेंगे। फिर होती हैं हीट वेव्स, हीट वेव्स यानी जो उष्मा वाली किरणें हैं, उष्मा किरणें आप इनको बोल सकते हो, तापीय किरणें। और ये होती हैं 3 माइक्रोन से लेकर के 3000 माइक्रोन तक, माइक्रोन। और फिर इसके ऊपर भी इससे बड़ी वेवलेंथ की किरणें होती हैं जिनको बोलते हैं रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स। और ये होती हैं 3000 से प्लस माइक्रोन। इतने प्रकार की किरणें सोलर रेडिएशन में पाई जाती हैं, यानी सोलर स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं। अब इसको चलिए समझते हैं।
यहाँ से लघु तरंग दैर्ध्य और उसके बाद धीरे धीरे तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, लेकिन ये सभी जो हैं वो लघु तरंग दैर्ध्य का विकिरण ही कहलाती हैं, यानी कि 0.0005 से लेकर के 3000 माइक्रोन तक की ये सभी किरणें होती हैं। ये सब लघु की ही श्रेणी में आती हैं और लघु में भी इतनी कैटेगरी हो गई आपकी। अब एक्स और गामा किरणों को देखें तो एक्स और गामा किरणें जो होती हैं वो नुकसानदायक किरणें हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा लघु तरंग दैर्ध्य की किरण होती है वो उसका पेनिट्रेशन पावर उतना ज़्यादा होता है, यानी कि वो कठोर से कठोर चीज़ों के अंदर जा सकती हैं। तो देखते हैं कि आप एक्स किरणों, जो कृत्रिम रूप से एक्स किरणें बनाई जाती हैं, वो हमारे मांस को पार करके हड्डियों का फ़ोटो खींच लेती हैं जा करके, जिसको आप एक्सरे बोलते हो। लेकिन ये नुकसानदायक होता है। अगर बार बार आप एक्सरे कराओगे तो ये कैंसर का कारक हो सकता है, आपके मांस को खराब कर सकता है, आपके तंत्रिका तंत्र को खराब कर सकता है। लेकिन चूँकि हमको इलाज कराना होता है तो हम एक्सरे करवाते हैं, क्योंकि उससे हमें थोड़ा लाभ लेना होता है। और बहुत कम समय के लिए नियंत्रित वातावरण में बहुत ही सेकंड के भी कुछ अंश तक ही ये किरणें छोड़ी जाती हैं, ज़्यादा समय के लिए नहीं। तो क्या ये किरणें अगर सूरज से निकल रही हैं और हमारी पृथ्वी तक आ रही हैं तो फिर हमारी पृथ्वी पर ये बहुत बड़ा विनाश मचा सकती हैं। इसीलिए प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि एक्स और गामा किरणें हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो एक्स और गामा किरणें आखिर जो आ रही हैं वो हमारी पृथ्वी तक क्यों नहीं पहुंचती हैं? तो आइए समझते हैं कि पृथ्वी पर क्या सुरक्षा व्यवस्था है। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर आप पढ़ते हो कि कई लेयर्स हैं वायुमंडल की। इस तरह से कई वायुमंडल की लेयर्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी लेयर हैं? ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल, आप पढ़ते हो उसमें वायुमंडल के स्ट्रक्चर में कि आप देखते हो कि सबसे ऊपर पृथ्वी के जो पास में एक मंडल होता है उसको ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहते हैं। इसके बाद में जो परत होती है उसको स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल बोलते हैं। और इसके बाद में मीजोस्फियर या मध्य मंडल होता है। और उसके बाद में आयनोस्फियर या आयन मंडल पाया जाता है। और इसके बाद में इग्जोस्फियर यानी बहिर्मंडल या बाह्य मंडल पाया जाता है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, इग्जोस्फियर, ये वायुमंडल में पृथ्वी पर परतें होती हैं और हर एक परत के अपने अपने अलग अलग लक्षण हैं। इसको आप वायुमंडल की संरचना वाले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो एक्स और गामा किरणें होती हैं ये जब पृथ्वी की तरफ बढ़ती हैं और बढ़ते हुए ये आयन मंडल में आती हैं तो आयन मंडल में ये किरणें कंज्यूम हो जाती हैं, यानी खर्च हो जाती हैं। यहीं पर ये किरणें इसके आगे नहीं जा पाती हैं। आयन मंडल के क्वेश्चन आपसे आएगा कि सोलर रेडिएशन से एक्स और गामा किरणें आती हैं जो हमारे जनजीवन के लिए बहुत नुकसानदायक हैं, वो पृथ्वी के किस वायुमंडल के कौन से स्तर में जा कर के खर्च हो जाती हैं? तो वो आयन मंडल में जैसे ही ये एक्स और गामा किरणें प्रवेश करती हैं तो एक्स और गामा किरणों की एक प्रकृति होती है कि जब ये गैस के संपर्क में आती हैं तो ये गैसों को आयनित कर देती हैं, यानी कि गैसों को उनके आयनों में तोड़ देती हैं। प्लस माइनस चार्ज वाले जो आयन होते हैं, आवेशित आयन, उसमें विखंडित कर देती हैं, तोड़ देती हैं। और ये उसी आयनीकरण की क्रिया में ये गैसें आयनीकृत हो जाती हैं और ये किरणें वहीं पर खर्च हो जाती हैं। इसीलिए इस मंडल को आयन मंडल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गैसें किस रूप में उपस्थित होती हैं? आयनीकृत रूप में, यानी आयनों के रूप में उपस्थित होती हैं। और ये आयनीकरण किसके द्वारा हो रहा है? एक्स और गामा किरणों के द्वारा हो रहा है। आयन मंडल को आप डिटेल में पढ़ोगे भी। इसके बाद आते हैं पराबैंगनी किरणों पर। पराबैंगनी किरणें भी बहुत सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य की किरणें हैं और ये भी अगर हमारे जीवन के संपर्क में आएंगी तो ये भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। कैंसर जैसी घातक बीमारियों का ये भी सृजन कर सकती हैं। पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें आँखों के लिए, स्किन के लिए, नाजुक अंगों के लिए और पेड़ पौधों के लिए बहुत नुकसानदायक हैं ये भी किरणें। तो क्या ये किरणें सूरज से आ रही हैं और हमारी पृथ्वी तक
आ जाएंगी, जहाँ पर हम आपकी जो है यहाँ पर क्लास ले रहे हैं और आप भी जो है बैठे हुए कहीं पे क्लास देख रहे हैं, तो क्या अल्ट्रावायलेट किरणें वहाँ आ जाएंगी? नहीं आएंगी। अल्ट्रावायलेट किरणें जब चलती हैं सूरज से तो ये भी जो है आपके समताप मंडल तक आ जाती हैं, यहाँ तक। और समताप मंडल में एक गैस की परत होती है, यहाँ समताप मंडल में एक विशेष गैस की एक परत होती है जो ओजोन गैस से निर्मित है, जिसको बोलते हैं ओजोन परत। ओजोन परत, ओजोन परत में आकर के ये अवशोषित हो जाती हैं, यानी कि पराबैंगनी किरणें समताप मंडल के आगे नहीं जा पाती, क्षोभ मंडल में प्रवेश नहीं कर पाती। और हम सब लोग और हमारे सभी मौसम, पेड़ पौधे, जैविक क्रियाएं, जलमंडल, ये सब जीवमंडल कहाँ है? ये सब यहाँ क्षोभ मंडल में है। और क्षोभ मंडल तक आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही खतरनाक किरणें क्षोभ मंडल तक नहीं पहुँच पा रही हैं। तो ये प्रकृति की व्यवस्था है। अगर यहाँ पर प्रकृति ने इन किरणों का उत्पादन किया है तो यहाँ पर प्रकृति ने इन किरणों से हमारी सुरक्षा भी कर दी। अब आते हैं दृश्य प्रकाश पर। दृश्य प्रकाश का मतलब है कि जो इस रेडिएशन का जो हिस्सा हम अपनी नंगी आँखों से देख सकते हैं बिना किसी कृत्रिम मशीन का उपयोग किए हुए। अगर हम मशीनों का उपयोग करें तो हम ये सब देख सकते हैं। आप देखते हैं ना कि इंफ्रारेड और ये रेडियो तरंगे, ये सब कुछ मशीनों द्वारा कैच कर लिया जाता है और इसका हम बखूबी उपयोग भी करते हैं कृत्रिम रूप से उत्पादित करके। और जो जितनी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें होती हैं जैसे रेडियो तरंगे, ये बहुत दूर तक चली जाती हैं और इससे हम कम्युनिकेशन करते हैं। दृश्य प्रकाश क्या है? जो हमको दिखाई पड़े। तो 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोन तक की ये होती हैं रेंज, और यही हमारे आँखों की वेवलेंथ रेंज है, यानी इससे कम और इससे ज़्यादा हम नहीं देख सकते। तो ये जो इतना हिस्सा है, इसमें जो लाइट है, जो रेडिएशन है, उसमें कई कलर होते हैं जिसको आप बोलते हो बेबिग्योर, यानी कि इसके अंदर आपका होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको बोलते हैं बेबिग्योर, यानी 7 कलर होते हैं जो इस दृश्य प्रकाश में आते हैं। वायलेट यानी बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स के जो होते हैं वो कहलाते हैं दृश्य प्रकाश। और ये सब अलग अलग नहीं होते हैं, ये मिल करके एक किरण होती है, यानी ये 7 कलर एक साथ ही चलते हैं और इसीलिए ये जो है मिल करके व्हाइट दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए प्रकाश जो होता है वो व्हाइट होता है, सफ़ेद होता है। अब ये जो तरंगे हैं हमको अलग अलग रंग जो है वस्तुओं के दिखाई पड़ते हैं, तो ये निर्भर करता है कि वो वस्तु इन किरणों को, इसमें से किन तरंग दैर्ध्य की किरणों को वो अवशोषित कर लेगी और किस तरंग दैर्ध्य की किरण को वो परावर्तित कर देगी। और जिस मात्रा में जिस किरण को वो परावर्तित करती है उसका कलर वैसा ही दिखाई पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो वायलेट से लेकर के रेड तक का है, तो इधर लघु तरंग दैर्ध्य है। ये क्या है? लघु तरंग दैर्ध्य, यानी कि ये जो 0.04 से शुरू किया तो यही है 0.04 यानी वायलेट, और 0.07 तक ये है रेड, यानी कि ये है दीर्घ अपेक्षाकृत दीर्घ तरंग दैर्ध्य। यानी कि आप इसको ये न समझ लीजिएगा कि यहाँ पर ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली किरणें हो गई हैं लघु में ही, लेकिन लघु में ये ज़्यादा लघु हैं और ये उससे कुछ ज़्यादा है तरंग दैर्ध्य में। तो वायलेट से लेकर रेड तक जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाती है। आप इसको दीर्घ ना लिखें, ज़्यादा लिखें, ज़्यादा, और इसको लिखें कम, कम तरंग दैर्ध्य। कम तरंग दैर्ध्य से इधर की तरफ आप आओगे तो दीर्घ तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाती है। बेबिगोर यही क्रम है इसका। तो जो जितना ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाली किरण होती है वो उतना ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकती है और दूर तक दिखाई पड़ सकती है। तो रेड जो होता है वो ज़्यादा तरंग दैर्ध्य की विकिरण होने की वजह से ये रेड कलर बहुत दूर तक देखा जा सकता है।
और इसीलिए आप देखते हो कि खतरे के सिग्नल वगैरह हैं जो रेड बनाए जाते हैं ताकि वो आपको ज़्यादा दूर से ही दिख जाएं। अगर वो वायलेट कलर के बना दिए जाएं तो वायलेट का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है और ये आपको ज़्यादा दूर से दिखाई ही नहीं पड़ेगा। जब इंद्रधनुष निकलता है, आप देखते हो इंद्रधनुष इस तरह से निकलता है तो उसमें सारे कलर होते हैं, ये सभी बेबिगोर सभी कलर होते हैं, लेकिन आपको उसमें रेड स्पष्ट दिखाई पड़ता है और वायलेट आपको बहुत कम दिखाई पड़ता है क्योंकि वो कम तरंग दैर्ध्य का है, ज़्यादा दूर तक नहीं देखा जा सकता। ये चीज़ें हैं। अब इसी में आगे आप पढ़ोगे कि कुछ कलर्स का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, कुछ कलर्स का प्रकीर्णन कम होता है। जैसे कि जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर का प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है, फैलता बहुत जल्दी है, बिखर बहुत जल्दी जाता है। आगे हम प्रकीर्णन को पढ़ेंगे। तो इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि जब ये सारी किरणें आ रही होती हैं, धूल कणों से टकराती हैं तो इन रंगों का बिखराव हो जाता है। उसको कहते हैं स्कैटरिंग हो जाना, बिखर जाना, प्रकीर्णन हो जाना। तो ब्लू कलर जो होता है उसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से आकाश का रंग नीला दिखता है। वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे, उसके चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये दृश्य प्रकाश हो गया। दृश्य प्रकाश क्या पृथ्वी तक पहुंचता है? बिल्कुल पहुंचता है। दृश्य प्रकाश जो है हमारे क्षोभ मंडल, हमारी पृथ्वी, हमारे आँखों तक पहुंचता है। यानी कि इसके बाद यहाँ दृश्य प्रकाश से लेकर के और रेडियो तरंगों तक ये सब कुछ पृथ्वी तक पहुंचता है, पृथ्वी तक पहुंचता है। पृथ्वी तक का तात्पर्य है पृथ्वी के धरातल तक, और ये धरातल तक नहीं पहुंचते हैं। इसके बाद आप देख रहे हो इंफ्रारेड। इंफ्रारेड फिर हमको नहीं दिखाई पड़ती हैं क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य और ज़्यादा आगे आ गई, रेंज से बाहर हो गई। इंफ्रारेड आप देखते होंगे रिमोट कंट्रोल या ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का माध्यम है। आप जो पुराने रिमोट कंट्रोल होते हैं, अब तो ब्लूटूथ और वाईफाई वाले भी आ गए हैं, उसमें इंफ्रारेड किरणों का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद जो है हीट वेव्स। इंफ्रारेड का आजकल उपग्रहों में भी बहुत उपयोग होता है क्योंकि ये जो है इंफ्रारेड किरणों के माध्यम से स्कैनिंग कर सकते हैं, उपग्रह में लगाते हैं और वहाँ से वो ताप वगैरह के आधार पर देख लेते हैं खनिज वगैरह कहाँ पे हैं, कहाँ पे संसाधन हैं, बादलों के आर पार भी देख लेते हैं। इस तरह से इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। हीट वेव्स यानी ताप वाली किरणें हैं, ये भी पृथ्वी तक आती हैं। इससे जो है हम वाष्पीकरण और जो वस्तुओं का गर्म हो जाना, कपड़े सूख जाना, वो सब कुछ होता है। और ये हैं आपकी रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे भी हम देख नहीं सकते हैं और रेडियो तरंगे जो हैं वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकती हैं। इसलिए इसका उपयोग हम आजकल जो कृत्रिम रूप से रेडियो तरंगे बनाते हैं उनका उपयोग हम जो बहुत दूर तक अंतरिक्ष में कम्युनिकेशन करने के लिए, उपग्रहों को संकेत भेजने के लिए, इन सब चीज़ों में और दूर तक चित्र लेने में, रेडियो दूरबीन वगैरह बनाने में इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हम जलवायु पढ़ने वाले हैं उसमें इस जो टोटल पोर्शन है इसका कुछ ना कुछ हर एक चीज़ का योगदान है। इसको हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि सूर्य तप क्या होता है। देखिए, जब आपसे पूछा जाए कि सूर्य तप क्या है तो सूर्य तप जो है वो सूर्य से निकलने वाली विकिरण का वह भाग है जो पृथ्वी की तरफ आता है, यानी पृथ्वी तक आता है, जिसमें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक टोटल जो हमने बताया ये सूर्य तप में आता है। अब पृथ्वी पर पहुँचा दीजिए, बस यही सूर्य तप हो गया। इसको हमने पृथ्वी तक पहुँचा दिया है। अभी इसमें बहुत सी बाधाएं हैं, हम पढ़ेंगे कि सूर्य तप को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर देती हैं। यानी यहाँ बीच में धूल है, गैस है, बादल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो इसको रोकेंगी। ये सारा का सारा पृथ्वी तक नहीं पहुँच जाएगा, इसमें से भी बहुत सी चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन सूर्य तप पृथ्वी तक पहुँचने की प्रक्रिया जो है यही सूर्य तप है। अब इसके बाद में जब पृथ्वी तक ये सारी चीज़ें पहुँच जाएंगी, फिर पृथ्वी गर्म होगी, फिर पृथ्वी की गर्म होने से वातावरण गर्म होगा, फिर बहुत सी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। वो सूर्य तप का भाग नहीं है, वो फिर आगे हम टेम्परेचर पढ़ेंगे। टेम्परेचर किस प्रकार से पृथ्वी पर बढ़ता है, वायुमंडल कैसे गर्म होता है, फिर कैसे विभिन्न प्रकार के मौसम, वर्षण, बादल बनना, चक्रवात का आना, ये सारी चीज़ें आगे मौसमी घटनाएं हम पढ़ेंगे। तो सूर्य तप जब आपसे क्वेश्चन किया जाए रिटन में
या मौखिक, तो सिर्फ इतनी कहानी आपको बतानी है। सूर्य से एनर्जी को निकालना है और पृथ्वी तक एनर्जी को पहुंचाना है। अब इसके बीच में जो बाधाएं हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बाधाएं हैं जो सूर्यातप को प्रभावित करती हैं, कब सूर्यातप हमको ज़्यादा मिलेगा, कब सूर्यातप हमको कम मिलेगा, कौन सी चीज़ें सूर्यातप को रोक लेती हैं, कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।